नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यदि हम अधिक मात्रा में बार बार यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उनके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। वैसे बहुत सारे दुष्प्रभाव, दुष्परिणामों के बारे में तो हम जानते हैं। अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी जो जो स्वास्थ्य पर, हमारे जो प्राणियों के स्वास्थ्य है, चाहे वो हम हैं या हमारे दूसरे पशु हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की संरचना में बदलाव आता है। इससे हमारे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। इससे मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की जो आवागमन की गति है वो भी धीमी पड़ जाती है। हमारी मिट्टी के अंदर जो किसान के मित्र कीट रहते हैं, जिसमें हम केंचुए को मान लें, दूसरे को मान लें, तो उनकी संख्या भी घटती है, क्योंकि अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य के परिणाम भी हम देख रहे हैं। लेकिन अधिक मात्रा में बार बार रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी मिट्टी के अंदर जो 17 मुख्य पोषक तत्व रहते हैं, हमारी फसलों के लिए, हमारे जो वनस्पति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये यदि पोषक तत्व मिट्टी में कम हो जाएं, अनुपलब्ध हो जाए, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जो फसलें हैं उनकी उत्पादकता पर पड़ता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे आता है, और उसका सीधा प्रभाव हमारी फसलों की जो पोषकता है और उस पोषकता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है, प्राणियों के स्वास्थ्य के साथ है, उस पर दिखाई पड़ता है। तो अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी ही खराब नहीं होती, हमारा स्वास्थ्य भी प्रभाव होता है, और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनके ऊपर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ये हम सब जानते हैं। अभी हाल में मिट्टी के बहुत सारे लाखों सैंपल इकट्ठे किए गए देश भर से, जिससे हम मृदा कार्ड, आपने सुना होगा कि सरकार मृदा कार्ड बना के दे रही है। किसानों की मिट्टी का जांच करके उनको उसका परिणाम बता रही है। उसके अनुसार किसान के जो जो कृषि विशेषज्ञ हैं, किसानों को सुझाव देते हैं कि उन्हें अपनी मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अनुसार कौन से रासायनिक खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, या फसलों का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो उस सर्वेक्षण से, उस अध्ययन से बहुत ही डरावने परिणाम सामने आए हैं। अध्ययन से पता चला है कि जब से किसानों ने अधिक मात्रा में या लालच के बस में आकर अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया है, तब से मिट्टी के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनका स्तर मिट्टी में बहुत तेजी से गिरा है। हम रासायनिक खादों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पहुंच सकें, लेकिन यहाँ तो परिणाम ही विपरीत हो रहा है। मिट्टी के अंदर ये पोषक तत्व घट रहे हैं या फिर इनएक्टिव, असक्रिय हो रहे हैं। उसका सीधा सीधा परिणाम हमारी फसलों की उत्पादकता पे आ रहा है, या फिर फसलों की जो पोषकता है उस पर दिखाई दे रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि जब से हमने रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है, हमारी की मिट्टी के अंदर जो जिंक है, जिंक हमारी फसलों के लिए, हमारे स्वास्थ्य की तरह बहुत महत्वपूर्ण है। ये वनस्पतियों के अंदर भी, पेड़ पौधों के अंदर भी 200 से ज़्यादा जैव रासायनिक क्रियाओं को सीधा सीधा प्रभावित करता है। फसल की उपज, ग्रोथ, पत्तियों का रंग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फूड स्टोरेज और बीजों का बनना, फल फूलों का विकसित होना, उनकी पौष्टिकता, ये सब कुछ सीधे सीधे जिंक पर प्रभावित होती है। और इस जिंक का स्तर सामान्यतः पूरे देश की मिट्टी में 24% तक सामान्य से कम दिखा गया है। ये खतरनाक स्थिति है। इसी तरह बात हम यदि करें आयरन की, आयरन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन जो हमारी पत्तियां हैं उनके हरे रंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, जो मिट्टी, जो हमारे फसलों को हरापन प्रदान करता है और उनकी प्राण शक्ति का मुख्य आधार है। यदि हमारे वनस्पति, हमारे पेड़ पौधे हरापन को गंवा दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हरे रंग से ही वो अपने लिए भोजन निर्मित कर पाते हैं। उसी भोजन पर सारी जो सृष्टि है, सारी जो प्राणी जगत है, निर्भर है। चाहे बहुत सारे हमारे संसार में ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य भी ऐसे हैं जो मांसाहार पर निर्भर करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी शाकाहार पर, इसी हरेपन पर, इसी वनस्पति खाद्य पर निर्भर करते हैं। क्योंकि जो
बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो शाकाहारी हैं और उनका शिकार करके मानव को या कुछ प्राणियों को उनका मांसाहार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो हरापन है, जो क्लोरोफिल है, ये आयरन की मिट्टी के अंदर उपस्थिति पर निर्भर करता है। जब मिट्टी के अंदर कम मात्रा में लौह है तो आयरन की कमी हो जाती है और वो पर्याप्त मात्रा में आयरन हमारी वनस्पतियों को प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह दूसरे पोषक तत्व हैं, हम बात सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तक सीमित नहीं रह सकते या कैल्शियम सल्फर तक सीमित नहीं रह सकते। ये जो पोषक तत्व है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह सिर्फ जिंक, आयरन, मैग्नीशियम की कमी ही मिट्टी में नहीं होती। अधिक खाद के प्रयोग से जो बोरोन जैसा एक पोषक तत्व है, इसकी उपस्थिति तो मिट्टी में बहुत कम रहती है। 0.5 से लेकर 1 ppm पार्ट पर मिलियन, बहुत कम मात्रा में है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी भी बहुत तेजी से गिरावट मिट्टी में आ रही है। अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि यदि मिट्टी के अंदर 0.5 से 0.1 के आसपास बोरॉन की उपस्थिति ना मिले, इसकी जो क्वांटिटी है पार्ट पर मिलियन के आसपास उससे निर्धारित करते हैं। यदि इसकी मात्रा कम हो जाए तो हम जो खाद्यान्न में गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, चना है, बाजरा है, मक्की है, ये जो फसलें लेते हैं उनकी उत्पादकता में 40% तक की गिरावट आ जाती है। यदि बोरॉन की कमी, क्योंकि बोरॉन की कम जो ज़रूरत है जो तिलहन की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तिलहन के लिए तो कम से कम 2 पार्ट्स पर बिलियन के आसपास, यानी कि गेहूं की तुलना में डबल बोरॉन की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसकी इतनी मात्रा मिट्टी में उपलब्ध ना हो तो जो दलहन है, दालें हैं, दालों की उत्पादकता भी घट जाती है। इसी तरह यदि हम जो साग सब्जियां लेते हैं, हम जो फल लेते हैं, उनके लिए बोरॉन बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए बोरॉन की ज़रूरत सामान्य जो खाद्यान्न है उसकी तुलना में उसकी 3 गुना ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यदि फलों की फसल लेते हैं या साग सब्जियों की फसल ले रहे हैं तो हमारी मिट्टी में 1.0 से 2.5 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास बोरॉन रहना चाहिए। यदि भी बोरॉन की आपूर्ति हम कई तरह से कर भी देते हैं, बोरोक्स के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यदि मिट्टी में बोरॉन कम है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव अंकुरण पर, जो बीज डालते हैं उनकी अंकुरण पर पड़ जाता है। सबसे पहले तो अंकुरित ही नहीं, बहुत सारे बीज हो पाते हैं। यदि अंकुरित हो जाए तो उनकी ग्रोथ, उनकी जो जो बढ़वार है बहुत धीमी रहती है, बहुत धीमी गति से वो विकसित होते हैं और कमज़ोर रह जाते हैं। शाखाएं पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाती हैं, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कठोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, या पत्तियों में कई तरह की विकृति आ जाती है। और यदि हमारी फसलों की पत्तियां ही पूरी तरह सामान्य ना हो तो उसका सीधा सीधा प्रभाव ग्रोथ के साथ में उत्पादकता पर पड़ता है। और बोरॉन की यदि मिट्टी में कमी है तो हमारी फसलों में कई तरह के रोग होने की संभावना सदैव बनी रहती है, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। यदि मिट्टी में बोरॉन की कमी है तो मिट्टी के अंदर ही कई तरह के रोग कारक जीव तेजी से विकसित हो जाते हैं। तो बोरॉन की भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बोरॉन की, जिंक की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, इन सब की बहुत तेजी से कमी होती जा रही है यदि हम अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि इस रासायनिक खाद को ना प्रयोग करें तो हम अपनी फसलों को पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि मिट्टी के लिए सर्वोत्तम खाद, सर्वोत्तम पोषक जो है, सर्वोत्तम खाद्य जो है वो है गोबर की खाद, पशुओं के मलमूत्र, फसलों के अवशेष। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारे खेत को फसलों के अवशेष पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें, पशुओं के मलमूत्र पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें, गोबर की खाद मिलती रहे, तो उसे किसी भी ना पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, ना फिर उसे किसी खाद की जरूरत पड़ती है, किसी रासायनिक खाद के रूप में किसी पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गोबर की खाद और जो फसल अवशेष हैं उसकी सभी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर देते हैं। मैं गोबर की खाद का उदाहरण लूँ, गोबर के अंदर सेलुलोज रहता है कि जो हरापन है जो गोबर का, पशु जो वनस्पतियों का, उसे पशु चरते हैं
उसका डाइजेशन जब उनके पेट में होता है और जब वो गोबर के रूप में बाहर निकालते हैं तो उसमें करीब 30% के आसपास सेलुलोज रहता है। वो यदि डिकम्पोज हो जाए, उसका अपघटन हो जाए तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व में विभाजित होता है। यदि कम मात्रा में सेल डिकम्पोज हो तो भी वो सेलुलोज के रूप में उपस्थित रहता है गोबर में। और ये सेलुलोज जब मिट्टी में रहता है तो कार्बन की आपूर्ति करता है, ह्यूमस के रूप में अपना महत्व देता है, ये पानी को बांध के रखता है। और इसी सेलुलोज में जो जो अर्ध पाचित सेलुलोज है, अर्ध जो डिकम्पोज सेलुलोज है, इसी में ऑर्गेनिक कार्बन भी रहता है। और हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मिट्टी के अंदर हमारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो भी इसी में विकसित होते हैं। तो उनके लिए आवास की आपूर्ति भी करता है, उनके लिए भोजन की आपूर्ति भी करता है। तो गोबर में सेलुलोज रहता है और ये 30% तक रहता है। सेलुलोज के अलावा उसमें 10% के अतिरिक्त जो है हेमी सेलुलोज रहता है। ये सेलुलोज के सूक्ष्म जो भाग है उसको हेमी सेलुलोज कहते हैं। और ये मिट्टी में तो सीधा सीधा ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति करता है। गोबर के अंदर लिग्निन भी रहता है। लिग्निन एक गोंद जैसा पदार्थ है जो गोबर में रहता है और ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व में, चाहे उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है, चाहे कैल्शियम, सल्फर हैं, चाहे ये बोरॉन, जिंक आदि है, इनकी आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गोबर से एक तो ये सीधे सीधे ये पोषक तत्व मिल जाते हैं जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो, पूरी तरह से गल सड़ जाए। इतना ही नहीं, गोबर के माध्यम से मिट्टी का जो कार्बनिक तत्व है, कार्बनिक भाग है, वो भी मिल जाता है, जिनकी मिट्टी के अंदर ह्यूमस की आपूर्ति हो जाती है। और ह्यूमस भी मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मिट्टी का जो ऊपरी परत है, हमारे खेत की जो ऊपरी 6-7 जो इंच मोटी ऊपरी परत रहती है, यही महत्वपूर्ण है हमारी फसलों के लिए। नीम, जामुन, आम जैसे बड़े जो पेड़ हैं उनके लिए तो 6 इंच की मिट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, शुरुआती अवस्था में जब वो छोटे पौधे के रूप में रहते हैं तब तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे पोषक तत्वों की अधिकांश मात्रा जो है ऊपरी 6-7 इंच के अंदर ही रहती है। लेकिन जब ये जो बड़े वृक्ष हैं, बड़े हो जाते हैं, इनकी जड़ें गहराई तो चली जाती हैं, तो ये गहराई से भी कई पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। यद्यपि इनकी जड़ों की जो ऊपरी जो हिस्से हैं, उनके अंदर जो तृतीय जड़ होती हैं वो ऊपरी परत में रहती है। यही जो संरचना हमारी फसलों की भी रहती है। लेकिन फसलों की जड़ें तो ज़्यादा गहरे जाती ही नहीं। अधिकांश फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें 7-8 इंच से नीचे नहीं जाती हैं, वो 7-8 इंच तक सीमित रहती हैं और वहीं तेजी से विकसित होती रहती है, नई नई जड़ें निकालती रहती है। तो ऊपरी जो मिट्टी की परत है उसी में सारे पोषक तत्व रहते हैं। और हम खादों का प्रयोग भी इसी में करते हैं। यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एसएसपी है, जितनी भी रासायनिक खादें हैं वो भी ऊपरी परत तक सीमित रहती है। हाँ, यदि हम बार बार अधिक मात्रा में पानी दे दें या जुताई पुताई करते रहें तो वो जो रासायनिक खाद हैं वो निचली परत तक चली जाती हैं, लेकिन निचली परत में जाके वो निष्क्रिय हो जाती हैं, वो किसी तरह का प्रभाव नहीं रखती। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें ह्यूमस यानी कि जीवांश बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बनिक पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम मिट्टी के अंदर 10 से 15% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन बनाए रखते हैं तो उसका जो जीवांश तत्व है वो 20% के आसपास हो जाता है। वो मिट्टी में जल को सूख के भी रखता है। और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, यूरिया है, कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, बोरॉन है, जिंक है, ये सब भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि गोबर की खाद का अपनी फसलों में निरंतर प्रयोग किया जाए। अब जो बड़े बड़े फार्म हाउस है, आप यदि भारत की बात करें तो भारत के जो बड़े बड़े फार्म हाउस है, जैसे कि महाराष्ट्र में चले जाएं, साउथ में तमिलनाडु चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, तो वहाँ तो आज भी किसान अपनी किसी भी तरह की फसल, क्योंकि वो किसान औद्योगिक स्तर पर फसल ले रहे हैं,
उत्तर के किसान तो थोड़े भ्रमित हो गए हैं। उत्तर के किसान अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम की बात करी जाए जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका, तमिलनाडु है, वो किसान वैज्ञानिक तरीके से अब फसलें ले रहे हैं। तो वो ये फसलें लेते हैं तो उसमें कम से कम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 10 से 15 क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। वैसे कि और भी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि हमें इस पर चर्चा करते रहते हैं कि हमने भी गोबर संपूर्ण के नाम से एक पाउडर तैयार किया है। वो पाउडर बहुत अद्भुत है, क्योंकि उसमें हमने गोबर के सारे तत्वों को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, निचोड़ निकाल के रख लिया है। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम से न केवल मिट्टी के सारे पोषक तत्व मिट्टी को उपलब्ध हो जाते हैं, बल्कि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन स्तर भी बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, मिट्टी के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी तेजी से विकसित होने लग जाते हैं। इसके निरंतर प्रयोग से यदि मिट्टी आपके खेत की कठोर हो गई है, उसका पीएच गड़बड़ हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो गोबर भस्म संपूर्ण के प्रयोग से वो भी सुधर जाता है। मिट्टी की हार्डनेस समाप्त हो जाती है, मिट्टी अधिक मात्रा में जल को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यदि मिट्टी मुलायम हो जाए, जल ग्रहण की क्षमता बढ़ जाए, मिट्टी में नमी बनी रहे, तो जो भी बीज डालेंगे, जो भी पौधा लगाएंगे, उसको पर्याप्त पोषक तत्व मिट्टी से मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, पौधों की जड़ें भी अधिक गहराई तक जाना शुरू कर देती हैं। मिट्टी के अंदर गहराई तक जड़ों का जाना, मिट्टी के अंदर जड़ों का तेजी से विकसित होना, ये स्वस्थ पौधे की, स्वस्थ फसल की पहचान है। तो यदि आप अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी आपकी उत्पादकता गिर रही है, आपको उनके दुष्प्रभाव देखने पड़ रहे हैं, जो स्वास्थ्य को या पौष्टिकता में गिरावट आ रही है, तो आप जो मैंने ऊपर बात बताई उन पर ध्यान केंद्रित करें और आप रासायनिक खादों की मात्रा को सीमित करके अपनी फसल में जो जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर जैसे कि हम पहले हरी खाद के रूप में ढैंचे का प्रयोग करते थे, सनी का प्रयोग करते थे, या फिर मिश्रित खेती करते थे। मिश्रित खेती करना हमने छोड़ दिया है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। हमारे खादों की जो आवश्यकता 2 से 2.5 गुना बढ़ गई है, उसका खर्चा भी बढ़ गया है, लेकिन जो पैदावार में निरंतर गिरावट आ रही है। हम बात कंपेरिजन यदि 1990 के से आज की तुलना में करें तो खादों की आवश्यकता 2.5 से 3 गुना बढ़ी है, लेकिन उत्पादकता में 40% गिरावट आ गई है। हम आज पहले की तुलना में अच्छी उत्तम नस्ल के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी पैदावार आज की तुलना में काफ़ी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले जो बीज हमें उपलब्ध थे, उनसे प्रति एकड़ 15, 20, 25 क्विंटल के आसपास ही खाद्यान्न मिलता था। गेहूँ मिलता था, ज्वार है, चना, बाजरा है, मक्की उपलब्ध होती थी। गन्ना की भी उस समय 50-60 क्विंटल की मात्रा बताई जाती थी, यद्यपि हमें 25-30 क्विंटल ही टन ही गन्ना अपने खेतों से मिलता था। लेकिन आज तो यदि हम सही बीज का प्रयोग कर लें तो उससे हम 150, पौने 200 टन तक गन्ना ले सकते हैं प्रति एकड़। लेकिन इतना मिलता नहीं, क्योंकि हम अधिक खाद का प्रयोग करके भी, अधिक पुरुषार्थ करके भी, अधिक इंतजाम करके भी उतनी उत्पादकता नहीं ले पा रहे हैं। हमारी उत्पादकता का उच्चतम स्तर आज भी 60-65 टन के आसपास है। तो इसको यदि बढ़ाना है, इसको यदि अधिकतम करना है, तो हमें ये कार्बनिक पदार्थ, ये गोबर की खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, कि गोबर की खाद जब डिकम्पोज होती है तो बहुत सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देती है। इस खेत के अंदर हम निरंतर गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, फसल अवशेषों का प्रयोग करते हैं, प्राणियों के मृत शरीर का प्रयोग करते हैं, या जिस खेत के अंदर पर्याप्त संख्या में केंचुआ विकसित हो जाते हैं, उस खेत की मिट्टी में जो प्राकृतिक ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, ये पर्याप्त मात्रा, इसीलिए उस खेत की हार्डनेस तो उस खेत में देखने को मिलती नहीं है, हमें अच्छी पैदावार मिलती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आज को बताऊंगा कि अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से न केवल हम मिट्टी को खराब करते हैं, मिट्टी में प्रदूषण फैलाते हैं, स्वास्थ्य पर खतरा हम आमंत्रित करते हैं, बल्कि अधिक खादों के प्रयोग से, अधिक रासायनिक खादों के
प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की जो पोषकता है वो भी घटती है और हर पोषक तत्व पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम पर नहीं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उन पर भी। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व अल्प मात्रा में होने के बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। इनकी अल्पतम मात्रा से भी हमारे फसल की पैदावार पर 15 से 20% और 40% तक असर पड़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी फसल ग्रोथ अच्छी है, हरियाली अच्छी है, बड़ी तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन पैदावार को देखें तो पैदावार सामान्य खेत की तुलना में आधी भी नहीं रहती है। उसका कारण यही है कि उस खेत में किसी ना किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। कभी कभी ऐसा भी देखने में गया है कि आपके पौधों पर फूल तो अच्छे आए लेकिन बहुत झड़ गए। फूल बीज के रूप में, फल के रूप में रूपांतरित नहीं हुए, या कच्ची अवस्था में टूट गए, या उनका स्वाद तो बिगड़ना आज सामान्य बात हो गई है। स्वाद तो वो सामान है ही नहीं। तो उस सबके पीछे यही सूक्ष्म पोषक तत्व जिम्मेदार रहते हैं। तो इनकी आपूर्ति को हम कैसे कर सकते हैं, जो छोटी सी जानकारी मैंने इस वीडियो से दी, आपको अच्छी लगी हो तो आप अपना कमेंट्स दीजिए। आपके मन में कोई शंका हो, कोई जानकारी चाहते हैं तो उस संबंध में भी आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट दे सकते हो। धन्यवाद मित्रों।